तिब्बत की आज़ादी के लिए दलाई लामा और उनके समर्थक तिब्बत के लिए वास्तविक स्वायत्तता की मांग करते आए हैं। 1950 में चीन के सुप्रीम नेता माओ जेडोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट चीन ने तिब्बत पर सैन्य कब्जा कर लिया था और 1951 में इसे औपचारिक रूप से चीन का हिस्सा घोषित कर दिया था। बावजूद इसके तिब्बत खुद को चीन का हिस्सा कभी नहीं मानता। न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय के बाहर एक दर्दनाक हादसा हुआ। क्या ये इसी से जुड़ा हुआ मामला है? पूरी खबर आज विस्तार से बताएंगे आपको। और मणिपुर जितना अशांत है उतना ही ज्यादा इग्नोर हो रहा है। शांति लौटने की उम्मीद में लोग यहां सरकार से आस लगाए बैठे हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है, हथियार समेत गोला बारूद बरामद किया है, लेकिन 6 लोगों की हत्या के बाद सड़कों पर विरोध है, नाकेबंदी है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। आखिर क्यों फिर से बिगड़ रहे हैं राज्य के हालात? आज इस पर भी बात करेंगे और देंगे ताज़ा अपडेट। और घर तक पहुंचने वाला एक साधारण सा पार्सल जिसने पुलिस महकमे के होश उड़ा दिए हैं। पोस्ट ऑफिस और कुरियर के सहारे 21 राज्यों में चल रहा था करोड़ों के ड्रग्स का कारोबार। आखिर कैसे चल रहा था ये घिनौना खेल और कैसे हुआ इसका पर्दाफाश? पूरी इनसाइड स्टोरी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। न्यूयॉर्क में अचानक उस समय अफरा तफरी मच गई जब यूएन मुख्यालय के बाहर एक शख्स ने आत्मदाह कर लिया। इस दर्दनाक हादसे ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इसके बाद से तिब्बत विवाद एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 42 वर्षीय तिब्बती लोबगा रंगजेन ने फ्री तिब्बत के सपोर्ट में ये कदम उठाया। आज़ाद तिब्बत के समर्थन में शांतिपूर्ण रूप से वो प्रदर्शन कर रहा था और हाथ में तिब्बत का झंडा लिए हुए खड़ा था। कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। पिछले लगभग 20 साल से अमेरिका में वो रह रहा था। दर्दनाक घटना ये मैनहट्टन के ईस्ट 43वीं स्ट्रीट और फर्स्ट एवेन्यू के पास करीब शाम 7 बजे घटी। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने उसे तुरंत बचाने की कोशिश की, मदद के लिए दौड़े। कुछ ही सेकंड में इमरजेंसी टीम भी मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक हालात गंभीर हो चुके थे, बुरी तरह से झुलस चुका था। अस्पताल ले जाया गया और उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी है, लोग बातें कर रहे हैं और पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया है। सुरक्षा एजेंसियां यहाँ समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये कदम किन परिस्थितियों में उठाया गया। मौके से एक तिब्बती झंडा और एक संदेश भी मिला है जिसमें लिखा है चाइना आउट ऑफ तिब्बत, यानी चीन तिब्बत से बाहर जाए। ये मामला तिब्बत के लंबे समय से चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फ्री तिब्बत कैंपेन के नाम से ये एक संगठन है। मार्च 2009 से अब तक 150 से ज़्यादा लोग चीन के खिलाफ आत्मदाह कर चुके हैं, विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। इन प्रदर्शनों में कई लोग तिब्बत की आज़ादी चाहते हैं, मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और दलाई लामा की वापसी की भी मांग कर रहे हैं। तिब्बत का मुद्दा 1951 से जुड़ा हुआ है, जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी वहां पहुंची थी और उसके बाद एक समझौते के तहत चीन का प्रशासन तिब्बत में स्थापित हुआ। चीन का कहना है कि तिब्बत हमेशा से उसका हिस्सा रहा है और वहां उसका ही प्रशासन वैध है। लेकिन कई तिब्बती संगठन ऐसे हैं जो चीन का अधिकार वहां नहीं चाहते और तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं मानते। तिब्बत की अपनी अलग पहचान है, उसकी संस्कृति है और ऐतिहासिक स्वतंत्रता है जिसे दबाया जा रहा है। यही वजह है कि ये मुद्दा दशकों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। भारत के धर्मशाला में स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन निर्वासित तिब्बती सरकार के रूप में काम करता है और तिब्बती समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। इस सरकार के नेतृत्व में वर्तमान में पेंगबा सेरिंग कर रहे हैं और दलाई लामा इसके प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन 2011 में उन्होंने अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को सौंप दी है। और 2002 से 2010 के बीच चीन और दलाई लामा के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई हल, कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। इसके बाद से अब तक कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई। फिलहाल ये घटना एक बार फिर तिब्बत के मुद्दे को दुनिया के सामने ला रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन और तिब्बत विवाद पर अब एक नई बहस शुरू हो गई है।
और मणिपुर में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। राज्य में 6 लोगों की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी। कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। सबसे ज्यादा असर नेशनल हाईवे 2 पर देखने को मिला। ये सड़क मणिपुर के लिए बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ लंबे समय से आर्थिक नाकेबंदी चल रही थी, जिससे जरूरी सामानों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई। ये विरोध प्रदर्शन 6 लोगों की हत्या के बाद शुरू हुआ। कयास लग रहे हैं कि इस घटना में हथियारबंद कुकी उग्रवादियों का हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पुलिस के मुताबिक करीब 40 स्थानीय स्वयंसेवक और कुछ मैतेई महिलाएं मिलकर हाईवे पर नजर बनाए रखे हुए हैं। वो इम्फाल से कांगपोकपी जाने वाले कई सामान से भरे वाहनों को आगे नहीं जाने दे रही। हालांकि एम्बुलेंस, सुरक्षा बलों की गाड़ियां और जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, उन्हें अनुमति दी जा रही है। ये आर्थिक नाकेबंदी 5 जून से शुरू हुई थी और इसे लगभग अब तक 1 महीना हो चुका है। दूसरी ओर कुकी की बात करें अगर, ये समुदाय के लोग भी 30 जून से कांगपोकपी जिले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि नेशनल हाईवे 2 को पूरी तरह से खोल दिया जाए ताकि जरूरी सामानों की सप्लाई सामान्य तरीके से हो सके। अब शक के आधार पर प्रदर्शनकारियों ने एक गाड़ी रोक ली, उसमें आग लगा दी। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाल लिया, लेकिन तब तक वाहन काफी हद तक जल चुका था। फिलहाल मणिपुर में सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और राज्य में शांति बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और स्पीड पोस्ट कुरियर और करोड़ों के ड्रग्स कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। हैदराबाद पुलिस ने ड्रग तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह इंडिया पोस्ट के स्पीड पोस्ट और प्राइवेट कुरियर की मदद से देश के अलग अलग 21 राज्यों में गांजा की सप्लाई कर रहा था। इस पूरे मामले की जांच हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग यानी HNEW ने की है। जिस जांच की शुरुआत तब हुई जब झारखंड के इसरी बाजार पोस्ट ऑफिस से हैदराबाद भेजा गया एक संदिग्ध पार्सल पकड़ा गया। इसके बाद फुसरो बाजार पोस्ट ऑफिस से भेजे गए दूसरे पार्सल का पता चला। धीरे धीरे पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि गिरोह रोज 80 से 100 ग्राहकों के ऑर्डर पूरे करता है। हर दिन 8 से 10 स्पीड पोस्ट पार्सल से भेजे जाते हैं और हर पार्सल में 50 से 250 ग्राम तक गांजा होता है, जिसकी कीमत 1500 से 8000 रुपए के बीच बताई जा रही है। पुलिस का अनुमान है कि इस धंधे में रोज करीबन 1 लाख रुपए की कमाई होती है, यानी हर महीने 30 से 35 लाख और साल में 5 करोड़ के आसपास का कारोबार। इस मामले में पुलिस ने सत्यम मिश्रा को गिरफ्तार किया है, जबकि शुभम मिश्रा, राहुल झा, सचिन मिश्रा और संतोष पंडित अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। हैदराबाद के 2 खरीदारों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ। जांच में पता चला कि ये गिरोह स्पीड पोस्ट के अलावा प्राइवेट कुरियर का इस्तेमाल करता था, ट्रेन से भेजता था और एयर कार्गो का भी इस्तेमाल किया जाता था। हैदराबाद भेजे जाने वाले पार्सल हवाई रास्ते से भेजे जाते थे और सबसे बड़ी बात यह कि पार्सल में मौजूद गांजे को दवाई और मेडिकल सामान बताकर भेजा जा रहा था ताकि किसी को शक न हो। पुलिस के मुताबिक गिरोह झारखंड से गांजा लाकर तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक समेत 21 राज्यों में इसकी सप्लाई करता था। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी सत्यम मिश्रा पहले खुद गांजे का आदी था। बाद में उसने अपने भाई शुभम को साथ लिया और एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। ऑर्डर व्हाट्सएप पर लेता था, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करता था। पेमेंट UPI के जरिए होती थी। आरोपी ड्रग्स के लिए मैंगो स्टिक फ्लावर जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था ताकि बातचीत में किसी को भी शक ना हो। पुलिस के मुताबिक मुंबई में इनके करीब 1000 नियमित ग्राहक हैं। ड्रग्स से कमाए गए पैसों को अलग अलग बैंक खातों में UPI ID में इसे घुमाया जाता था। बाद में सोना और महंगी गाड़ियां खरीदी जाती थी। फिलहाल पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और पोस्टर और कुरियर नेटवर्क के जरिए भेजे जाने वाले संदिग्ध पार्सलों पर भी अब निगरानी कड़ी रख रही है। तो आपके घर भी अगर कोई इस तरह का पार्सल आता है या आपको कहीं शक होता है तो आप उसे शक के दायरे में ही रखिए और ज़रूरी लगे तो आप उसे सूचना भी दे सकते हैं पुलिस थाने में अपने आसपास में। तो सतर्क रहिए, होशियार रहिए। खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।